हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों के लिए एक तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ़ाने वाले हैं। एंड ये क्या है, कंप्लीट वन शॉट लेक्चर है। मतलब कि आप सिंगल लेक्चर से पूरा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर समझ सकते हो। एंड ये रिवीजन प्रोस्पेक्टिव वीडियो है कि मतलब अगर आप लोग को रिवाइज करना है तो इससे बेटर वीडियो मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और सारे कॉन्सेप्ट हम एकदम फ्रेश न्यू वीडियो के साथ लाए हैं। एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर आप कंटेंट कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि एट द एंड ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बट कैसे लिखना है, क्या लिखना है एंड किस टाइप का आंसर आपको लिखना चाहिए, वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। तो विदाउट एनी डिले मैं आपको बस एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहता जो मैंने दे दिया। अब इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं देना नहीं चाहूँगा। हाँ, एक और चीज़, अगर किसी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने तो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू माई वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के इंपॉर्टेंट का पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे कवर कर लेना, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प होगी। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, स्टार्ट करेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजी से। ठीक है, अब इसके नाम से ही क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मैथडोलॉजी? नाम यही है। हाँ, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन जनरल एक होता है ट्रेडिशनल, और दूसरा होता है अजाइल, और तीसरा होता है डीएसटीएम, विच इज कॉल्ड डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ मैथडोलॉजी के अंदर हमने ब्रेक डाउन किया। अब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने ये सारे ट्रेडिशनल मॉडल समझे होंगे, लाइक वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पायरल मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, आरएडी मॉडल, विच इज कॉल्ड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, सिंपल है। हाँ भैया, कोई बात नहीं, इसको भी हम एक बार कवर अप कर लेंगे, है ना, अच्छे से। देन फिर दूसरा जो मैथडोलॉजी है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है, वो है अजाइल। अजाइल के अंदर आपको स्क्रम, लीन, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, या शॉर्ट में लिखा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसको कई बार एक्सपी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अंडरस्टैंड होना चाहिए सभी को कि एक्सपी का मतलब क्या है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और कैनबन। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए किसमें, अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजी में। और एट द एंड आपको एक और मैथडोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मैथडोलॉजी। ठीक है, सिंपल है, यस भैया सिंपल है। तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी के साथ। सो चलते हैं, इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी के अंदर वाटरफॉल मॉडल पढ़ा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सारी मैथडोलॉजी, ये सारी किसके ऊपर है, सॉफ्टवेयर बनाने के ऊपर है। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ क्या क्या चीज़ होंगी, इनके अंदर कंप्लीट अप्रोच होगी कि अगर मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है, चाहे वो ट्रेडिशनल पे हो, चाहे वो अजाइल पे हो, चाहे वो डीएसडीएम पे हो, इनमें बस एक अंतर होने वाला है इन सभी के अंदर, कि कहीं पे किसी के कुछ एडवांटेज होंगे, कहीं पे किसी के कुछ डिसएडवांटेज होंगे। हम इतनी सारी मैथडोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इन मैथडोलॉजी से जो भी डेवलपर होगा वो पिक करेगा एनी वन ऑफ देम। एंड वो कौन सी पिक करेगा, जिस चीज़ के ऊपर उसको रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उस हिसाब से डेवलपर चूज करता है ना। आज के टाइम पे ज़्यादातर अजाइल चूज करा जाता है। तो उसके क्या कारण होते हैं वो हम सीख रहे हैं। सिंपल है, नहीं तो यही नहीं पता चलेगा कि डिफरेंस है इन तीनों में क्या। ठीक है, तो इनके सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, डेवलपर कोई सा इनमें से एक आध चूज करता है एंड उस हिसाब से पूरा आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब कि सॉफ्टवेयर आपका बिल्ड कैसे हो रहा है, प्लान करना, डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, उसके अंदर फिर मॉडिफिकेशन करना, देन टेस्ट करना, एंड देन फाइनली सॉफ्टवेयर को पब्लिकली लाइव करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइक, है ना। तो सिंपल सिंपल है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल में वाटरफॉल मॉडल। सो ये सब बेसिक है। वाटरफॉल मॉडल लाइक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो डायग्राम है जस्ट लाइक योर वाटरफॉल उसी की तरह है। मतलब एक स्टेप होने के बाद इनको अगर मैं प्रोसेस या फेस 1 कह दूँ, तो फेस 1 होने के बाद ही मैं फेस 2 पे जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं आधा फेस 1 हो गया तो मैं वापस फेस 2 में गया, फिर मैं फेस 1 में गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब वंस अगर अपना फेस 1 पूरा कंप्लीट हो गया, देन हम तभी गो थ्रू करेंगे फेस 2 में। एंड जब फेस 2 पूरा कंप्लीट हो गया, तब हम गो थ्रू करेंगे फेस 3 में। एंड देन फेस 3 कंप्लीट हो गया, फिर फेस 4, फेस 5 एंड फेस 6, इस तरीके से हम काम करेंगे। मतलब लाइक वाटरफॉल ऊपर से नीचे झरने की तरह ये काम होने वाला है। अगर इन एनी केस मैं फेस 3 पे आ चुका हूँ और मैंने काम कर लिया और मेरा फेस 3 लगभग उस टाइम पे कवर हो गया, फिर मैं क्या जाऊँगा, फेस 4 में जाऊँगा। सो इफ एनी केस कि यार फेस 3 में कुछ बग्स आ गए, तो मैं वापस रिवर्ट बैक नहीं कर सकता। सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो ये वाटरफॉल मॉडल की मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो वाटरफॉल मॉडल के बारे में आप यहाँ पे डेफिनेशंस देख सकते हो, यहाँ पे फेसेस देख सकते हो, जो कि यही बात कह रही हैं।
ठीक है? तो एक बार बता देता हूँ वाटरफॉल में, बाकी सब में लगभग वही चीज़ें करनी पड़ेंगी और क्या-क्या अलग-अलग चीज़ें हैं वो बताऊँगा। तो एक बार रीड करते हैं। वाटरफॉल मॉडल क्या है? एक सीक्वेंशियल और लीनियर अप्रोच है, जैसे ये दिख रही है, ठीक है? और ये हर एक फेस कब कवर करेंगे, जैसे ही कवर होगा तब हम अगले फेस में मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको आधा छोड़ के इधर पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पे रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। ठीक है भैया? हाँ भैया, तो ये उसी के बारे में बताया था जो मैंने अभी बताया। इसके अंदर जनरली आप ये फेसेस देखोगे जिसके अंदर पहले रिक्वायरमेंट कि हम सारी रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे, बैठ के काम करेंगे, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। देन पूरा डिज़ाइन करेंगे कि यार हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, है ना? तो लाइक क्या-क्या डिज़ाइन्स होने चाहिए, वो सब चीज़ें। देन इम्प्लीमेंटेशन और यू कैन से डेवलपमेंट और यू कैन से कोडिंग करना, ठीक है? हमने सारी एनालिसिस कर ली, हमने डिज़ाइन पार्ट कवर कर लिया। डिज़ाइन मतलब ब्लूप्रिंट्स कवर कर लिए कि यार सॉफ्टवेयर में ये होना चाहिए, उसका एक ब्लूप्रिंट बना लिया। देन फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और यू कैन से कोड करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर का, ठीक है? फिर अगर सॉफ्टवेयर मेरा पूरा डेवलप हो चुका है, फिर मैं क्या करूँगा, उसमें टेस्टिंग करूँगा। देन अगर टेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ तक मेरा सॉफ्टवेयर पूरा बन चुका है एंड ये कहीं किसी पीसी या किसी कंप्यूटर के अंदर पड़ा होगा। अब उसको मेरे को क्या करना है, डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय मतलब कि इंटरनेट के अंदर डालना है और यू कैन से सभी के लिए इसको एक्सेस देना है सॉफ्टवेयर को। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिप्लॉय करूँगा, ठीक है? प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दूँगा। इफ़ ये सारा काम हो जाता है, तो बीच-बीच में क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि यार कई बार क्या होता है, आपको सर्वर की चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है? अगर आप सर्वर को फुल स्टैक या फिर एक कंप्लीट प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, सर्वर चार्जेस देने पड़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो वो सब चीज़ों का भी आपको फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्जेस लगाने पड़ते हैं। तो कुछ भी इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसको चेंज करने के लिए, ठीक है? या फिर कभी मेंटेनेंस फीस के लिए, तो ये सारा काम होता है, ठीक है? तो इस तरीके से वाटरफॉल मॉडल्स के सारे फेजेज़ होते हैं, ठीक है? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम इतने सारे टाइप्स के क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ किसी ना किसी के कुछ अच्छे एडवांटेज है एंड कहीं साइड बाय साइड उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो यार अब उसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि वाटरफॉल मॉडल हमने ऊपर से सब समझ लिया, इसके अब एडवांटेजेस के ऊपर गो थ्रू करते हैं एंड देन फिर डिसएडवांटेज के ऊपर गो थ्रू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे मेन एंड सबसे अच्छा एडवांटेज है कि यार ये सबसे पहले सिंपल टू यूज़ है ना? सिंपल है, ईज़ी है और दूसरा चीज़ ये क्या है कि यार यहाँ पे हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं बैठेगा क्योंकि ज़ब यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो सकता है और बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, अब इसमें आप डिसएडवांटेज बता सकते हो कुछ-कुछ लाइक कि सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि मैं अगर गो थ्रू करना चाहूँ उसके प्रीवियस फेज़ में तो वो मैं नहीं कर सकता, मैं रिवर्ट बैक नहीं कर सकता। सो नो रिवर्ट बैक, ठीक है? ये पहला डिसएडवांटेज है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को मैंने बता दिया कि फ्लेक्सिबल चेंजेस नहीं कर सकता मैं। दूसरी चीज़ कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इतना ज़्यादा सही चीज़ नहीं है। तो हम ज़्यादातर इसको छोटे प्रोजेक्ट्स या जो मैं सही कहूँ तो आप लोगों ने विकिपीडिया टाइप की देखी होंगी, आपने गवर्नमेंट टाइप की वेबसाइट देखी होंगी, तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये छोटे-मोटे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि यार ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर एक मतलब डायनेमिक प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा वर्थ इट नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वाटरफॉल मॉडल। अब गो थ्रू करते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ व्हिच इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग मॉडल और यू कैन से प्रोटोटाइप मॉडल। अब प्रोटोटाइप मॉडल यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है? क्यों, कैसे कह रहा हूँ, अब आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे प्रोटोटाइप बनाते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोटोटाइप बनाएँगे अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा लोग होंगे, जो स डेवलपमेंट के अंदर जो भी लोग होंगे, जो भी टीम होगी, उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल टीम्स होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट पूरी ले लेंगे, गैदरिंग कर लेंगे, मतलब कंप्लीट ओवरव्यू देख लेंगे कि क्या-क्या चाहिए कोड मतलब हमें प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाना है उसके बारे में। फिर उसके हिसाब से हम एक छोटा-सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है? और यू कैन से प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे जो कि ये बता रहा है, एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, ठीक है? अब हमने एक प्रोटोटाइप बना लिया, अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप जैसे मेरा बन गया, अब भाई हो ज़रूर थोड़ी ना है कि एक ही बार में सही प्रोटोटाइप बना होगा, नहीं बना होगा। तो उसके बाद हम डिसीज़न मेकिंग ये सारी चीज़ें करेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे, अपना यूज़र के हिसाब से जो भी चीज़ चाहिए होगी, है ना? यूज़र से फीडबैक लेंगे, जिसको मतलब यूज़र मीन्स क्लाइंट इस केस में, क्योंकि एक होगा क्लाइंट और दूसरी तरफ होगा जो सर्विस देने वाला हो, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला हो वो। तो क्लाइंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो बनाने वाले हैं, जो डेवलपमेंट टीम है, तो उस हिसाब से सारा चीज़ देखी जाएगी। फिर उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से बनने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो यहाँ पे एक बात होगी प्रोटोटाइप की। तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या है? ये जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो इसी के ऊपर है। प्रोटोटाइप का मतलब एक छोटा-सा
आप छोटा-सा वर्ज़न देख सकते हो। जैसे कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हो या बड़ी चीज़ें आप डेवलपमेंट फ़ेज़ में देखते हो, लाइक आपने नोड जेएस वगैरह चलाया होगा, आपने कोई सा भी सॉफ्टवेयर बिल्ड देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होते हैं, अलग-अलग वर्ज़न्स होते हैं। लाइक वर्ज़न 1 था, फिर वर्ज़न 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ऐसे करके वर्ज़न 10 तक गए। तो मतलब स्टार्टिंग में इनको मैं प्रोटोटाइप कह रहा हूँ कि इनिशियल फ़ेज़ ये रहा उस सॉफ्टवेयर का। बट आफ्टर क्या हुआ कि क्लाइंट और जो डेवलपमेंट टीम थी, उन लोगों ने आपस में क्या किया, इंटरैक्ट किया, एंड इस इंटरैक्शन की वजह से यहाँ पे चेंजेस हुए। ठीक है? तो ये सब उस अपडेशन के बाद हुआ। तो इनिशियल जो प्रोटोटाइप बना वो इस वर्ज़न के बना, लाइक दिस, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो उसी को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे डेफिनिशन लिखी भी गई है, द प्रोटोटाइप मॉडल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ प्राइमरी वर्ज़न, और यू कैन से स्टार्टिंग का जो वर्ज़न होता है, जैसे मैंने बता दिया, उसको हम एक छोटा-सा प्रोटोटाइप कह सकते हैं। एंड फिर उसके अंदर क्या होगा, सभी लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, जो कि स्टैक होल्डर्स कह सकते हैं। स्टैक होल्डर कौन-कौन हो सकते हैं? जो कि उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। लाइक कौन-कौन की रिक्वायरमेंट हो सकती है? एक तो मेरे को क्लाइंट चाहिए जिसके लिए मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वो स्टैक होल्डर के अंदर आ सकता है। जो डेवलपमेंट टीम है वो आ सकती है, डिज़ाइनिंग टीम आ सकती है। मतलब जितने लोग का प्रोजेक्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेना-देना है, वो सब के सब स्टैक होल्डर्स के अंदर आते हैं। ठीक है? इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आती हैं। लाइक आपका जो सॉफ्टवेयर है गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं बना है ना, तो ये सब चीज़ें आती हैं स्टैक होल्डर्स के अंदर। तो बार जो भी स्टैक होल्डर होंगे, जो पर्सन स्टैक होल्डर्स होंगे, लाइक क्लाइंट हो गया, डेवलपमेंट टीम हो गई, बाकी सारी टीम्स हो गई, तो आपस में सारी फंक्शनैलिटी बताएगी, उस हिसाब से इस प्रोटोटाइप में क्या होंगे, फिर चेंजेस होंगे, उस हिसाब से नए-नए वर्जन्स होंगे। क्या पॉइंट समझ में आया? यस भैया। तो ये डायग्राम भी उसी की तरह रिप्रेजेंट करा है ये सारे पॉइंट्स की तरह। लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, मतलब सबसे पहले सारे रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज़ किया जाएगा एंड उस हिसाब से सारी चीज़ें बनाई जाएँगी। फिर हम डिसीजन लेंगे और प्रोटोटाइप बनाएँगे, एंड ये जो है इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है? क्या सिंपल बात हुई, समझ में आई? यस। तो इतना जो पार्ट हुआ, लिखा भी ये गया, ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए हुआ है। मतलब हमने एक छोटा-सा वर्ज़न क्रिएट किया। यहाँ पे हमने पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया एक बारी में। फिर उसके बाद हमने क्या की, इटरेटिव डेवलपमेंट की, मतलब फिर हम आगे गए, फिर हमने ये सारा पार्ट किया। ठीक है? लाइक वही मैंने इस प्रोटोटाइप को एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, और यू कैन से क्लाइंट जो प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है। लाइक मैंने बोला मेरे को एक प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं क्लाइंट हुआ। किसको बोला? सॉफ्टवेयर टीम को बोला, तो वो एक डेवलपमेंट टीम हो गई। ठीक है? तो इस तरीके से फिर वो करेगी उसमें डिज़ाइनिंग का पार्ट, फिर कोडिंग का पार्ट, फिर टेस्टिंग का पार्ट, एंड देन मेंटेनेंस का पार्ट। ये तो बेसिक पार्ट होना ही होना है। तो प्रोटोटाइप में नया क्या है कि हमने एक छोटा-सा वर्ज़न क्रिएट कर लिया एंड देन फिर उसके अंदर चेंजेस करते गए। ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया। तो यहाँ पे उसको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के काम यहाँ पे कर दी कि इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक पहला प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, दूसरा इटरेटिव डेवलपमेंट। ठीक है? सिंपल है, यस। अब मैंने बताया था सभी मॉडल्स के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं। सो गो थ्रू करते हैं एडवांटेज की तरफ फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे सभी चीज़ की एकदम क्लैरिटी है, हर एक पार्ट की, कि यार मुझे कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। हर एक चीज़ की यहाँ पे सारी क्लैरिटी है। ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पे रिस्क मेरा कम से कम हो जाता है। रिस्क इन द सेंस कि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, स्टैक होल्डर्स जो भी हैं, उन सभी से बात कर रहा हूँ, उन सभी के सारी फंक्शनैलिटीज़, उन सभी से फीडबैक ले रहा हूँ। ठीक है? जो-जो फंक्शनैलिटी चाहिए मुझे डेवलपमेंट के अंदर, तो मैं उनसे फीडबैक ले रहा हूँ। फीडबैक मतलब उन्होंने बोला यार ये चेंजेस चाहिए, उन्होंने बोला इस वर्ज़न में ये चाहिए, तो वो सब कर रहा हूँ, तो रिस्क सबसे कम से कम हो गया। मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे परफेक्टली वर्क करती हुई मिल जाएगी। ठीक है? यस। अब इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है भैया? ये तो एडवांटेज हो गया। इसमें डिसएडवांटेज है यार, सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग, है ना? बार-बार मैं लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ एंड बार-बार चेंजेस कर रहा हूँ उनमें। तो पहला डिसएडवांटेज हो गया, टाइप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगने वाला है टाइम। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। और बाकी आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज और गो थ्रू कर सकते हो। बट ये जो मेजर एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज है, वो मैंने आपको कवर करवा दिया। नेक्स्ट जो बात है वो है भैया अपनी इंक्रीमेंटल मॉडल की। ठीक है? इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ सकते हो, चाहे स्पाइरल मॉडल पढ़ सकते हो। चलो मैं इंक्रीमेंटल मॉडल ही बता देता हूँ। तो इंक्रीमेंटल मॉडल बहुत ज़्यादा आसान मॉडल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर बार छोटे-छोटे, स्मॉल-स्मॉल चेंजेस करेंगे। ठीक है? स्मॉल-स्मॉल चेंजेस करेंगे, दैट्स इट। और बार-बार मैं वही प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस पूरी कर लूँगा। ठीक है? मैंने सारी रिक्वायरमेंट ले ली। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे बनाऊँगा बिल्ड, मतलब एक मैंने इंक्रीमेंट बनाया, मॉडल तैयार किया छोटा-सा। मतलब मैंने क्या डिज़ाइन किया, मैंने उसी में फिर डेवलपमेंट भी कर दी, कोडिंग का पार्ट भी कर दिया, टेस्ट कर दिया, मेंटेनेंस, और मतलब मेंटेनेंस नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। ठीक है? अभी मेंटेनेंस नहीं करूँगा, जब तक मेरा पूरा फाइनल प्रोडक्ट मेरे को बन के तैयार नहीं होगा, तब तक नहीं करूँगा। अब मैंने एक बार इसको बना लिया, अब उसी को मैं क्या करूँगा,
दोबारा से पूरा काम वही कर रहा हूँ, देखो फिर से वही कर रहा हूँ, फिर से वही कर रहा हूँ। तो इनको कह सकता हूँ मैं एक-एक बारी मैं सभी चीज़ को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अंटिल माय प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीटेड और नॉट। जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं काम करता चले जाऊँगा। मतलब मैं यार आप इन शॉर्ट इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ये काम कुछ इस प्रकार हो रहा है कि यार मेरे पास एक टीम है डेवलपमेंट के लिए। अब मैंने क्या किया, उस टीम को पहले छोटा-सा पार्ट दिया, ठीक है? मैंने कहा भाई तू इनको इम्प्लीमेंट करके दे दे। फिर मैंने क्या किया, एक और पेज मेरे को ऐड करना है उस वेबसाइट के अंदर, तो मैंने उस पार्ट को भी दे दिया, तो उसने फिर से वो बिल्ड किया, फिर उसने कोड किया, फिर बाकी सारी चीज़ें करी, टेस्टिंग वगैरह एंड ऑल। फिर मैंने कहा यार इसके साथ मेरे को एक और पेज ऐड करना है, तो आप इसको भी इम्प्लीमेंट करके वापस इनमें इंटीग्रेट कर देना। फिर मैंने कहा यार लास्ट मेरे को पेमेंट गेटवे भी चाहिए, तो आप इसको पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट कर दो। फिर मैंने कहा यार मेरे सिस्टम में, मेरे सॉफ्टवेयर में जीपीएस मतलब मैप भी चाहिए मुझे, और यू कैन से समथिंग स्पेशलिटी लाइक गूगल मैप्स की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी चीज़ है, तो मुझे उसको भी ऐड करके दो। तो उसने फिर वो चीज़ें बिल्ड करी, कोड किया एंड बाकी सारी चीज़ें करी। तो लाइक दिस, इस तरीके से मेरे एक-एक इंक्रीमेंट और छोटे-छोटे चीज़ें जो हुई, वो सब इंटीग्रेट हो जाएँगी फाइनली, एंड जो फाइनल मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, वो कंप्लीट प्रोडक्ट इस तरीके से होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब लॉजिकल लग रहा है कि नहीं? यस भैया। तो इंक्रीमेंटल मॉडल की वही चीज़ है, मैंने बता दिया, छोटे-छोटे इंक्रीमेंट्स करते जाएँगे और लाइक यही सारी प्रोसेस होंगी, एंड फाइनली इधर मेरा क्या होगा, सॉफ्टवेयर लास्ट में बन के तैयार हो जाएगा, एंड देन फिर उस सॉफ्टवेयर को मैं क्या करूँगा, रिलीज़ कर दूँगा, डिप्लॉय कर दूँगा, एंड फाइनली फिर जो भी मेंटेनेंस होगा वो प्रोसेस होगा, ठीक है? तो इंक्रीमेंटल मॉडल इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर इन स्मॉल मैनेजेबल इंक्रीमेंट्स। जैसे मैंने बता दिया, मेरे को स्टार्टिंग का वेबसाइट का कुछ एक आध फंक्शनलिटी मेरे को चाहिए। फिर मैंने कहा यार वो फंक्शनलिटी तो ठीक है, मुझे अब यहाँ पे मैप्स की भी रिक्वायरमेंट है, गूगल मैप्स भी मेरे को इनेबल करना है। मुझे यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी चाहिए, ठीक है? इस तरीके से मैंने छोटे-छोटे काम करवा लिए। और फेसेस की बात करें तो यार वही है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो एक बार मैंने सारे रिक्वायरमेंट दे दिए। देन उसके बाद मैंने बोला कि यार ये ऐसे-ऐसे करके बिल्ड करते चले आओ। तो डिज़ाइन करेंगे, डेवलप मतलब कोड वाला पार्ट करेंगे। देन अगला, है ना? फिर टेस्टिंग करेंगे, जो लिखा गया। फिर अगर ये सारा काम हो जाता है, तो फिर हम उसको डिप्लॉय कर देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे-छोटे बिल्ड करके भी उसको डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है? मैंने पार्ट 1 बिल्ड किया, उसको लोकल होस्ट से एक, जैसे आप छोटे प्रोजेक्ट्स को या फिर आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो गिटहब वगैरह में रखते हो, ठीक है? सो दैट कि दूसरी टीम भी उसमें चेंजेस कर सके, तो इस तरीके से भी काम होता है। फिर अगर आपको फाइनल प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है तो आप इसको नीचे स्टेप में लिख के और रिपीट को ऊपर लिख सकते हो। बाकी ऊपर डिप्लॉयमेंट लिख लिया कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम छोटे-छोटे जो भी हमने बिल्ड्स बनाए हैं उनको भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर बाकी हमने जो भी चीज़ें करी उनको फिर बाकी रिपीट करते चले जाएँगे एंड नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स बनाते चले जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से काम होता है। तो अब इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की। यार इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें हम सबसे रिस्क को बहुत ज़्यादा मैनेज कर ले रहे हैं, क्योंकि रिस्क यहाँ पे बचना ही नहीं है। सारा हम फीडबैक ले रहे हैं और हर एक इंक्रीमेंट में हम उस पे काम करते जा रहे हैं, ठीक है? और इसमें जो मेरे को एक सॉफ्टवेयर मिलेगा वो एक रिलायबल सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो ये सब आप यहाँ पे बता सकते हो। दूसरी चीज़ डिसएडवांटेज क्या-क्या है? डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, मैंने यहाँ पे एक पार्ट बिल्ड करवाया, मैंने दूसरा पार्ट बिल्ड करवाया, मैंने तीसरा पार्ट बिल्ड करवाया। अब मेरे को इन मान लो इन तीनों को मर्ज करना है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन यू कैन इंटीग्रेट ऑल दिस पार्ट, ठीक है? मतलब इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स बन गए तो यार ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब हर एक छोटे पार्ट को मिलाना इज़ द इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है? तो इंटीग्रेशन यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये हमें एक बड़े सॉफ्टवेयर लेवल को ही देना पड़ेगा, जो मतलब एक बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उन्हीं टीम को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार कोई बिगिनर को दे दिया। तो यार वो इनको मान लो उसने छोटे-छोटे पार्ट तो बना लिए, अब फिर वो इन सभी को इंटीग्रेट कर रहा है, सो देयर विल बी अ चांस कि वो यार यहाँ पे कोड फाड़ दे, मतलब कोड फाड़ दे मतलब कोड सही तरीके से वर्क ना करे। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, ऑन दैट सिनेरियो। तो दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑन इंक्रीमेंटल मॉडल। सो या मेरे ख्याल से समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज़ है स्पाइरल मॉडल की। अब यार स्पाइरल मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसका जो सबसे मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेज कर लेता है, सबसे ज़्यादा, है ना? इन ट्रेडिशनल मॉडल्स में मैंने कहीं-कहीं जगह बताया है कि यार रिस्क मैनेज होता है, बट इन सब में सभी से ज़्यादा जो रिस्क मैनेज करेगा वो स्पाइरल मॉडल करेगा, और इसका डायग्राम कुछ स्पाइरल की तरह है, सो दैट्स व्हाई इसको स्पाइरल मॉडल कहते हैं, ठीक है? पहले ही मैंने बता दिया, ठीक? यस।
अब स्पाइरल मॉडल के अंदर हम जनरली इसको 4 पार्ट्स में इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है? प्लानिंग हो गई, फिर रिस्क को एनालिसिस करना, क्योंकि रिस्क एनालिसिस एक इसका अलग से फेस है। सो दैट्स व्हाई इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रिस्क को पूरा मैनेज कर लेगा, क्योंकि इसका एक कंप्लीट फेस है, ठीक है? फिर इंजीनियरिंग होगी, इंजीनियरिंग मतलब उस पे सारी चीज़ें होंगी, फिर उसमें इवैल्यूएशन कर दिया जाएगा, ठीक है? मतलब फीडबैक लिया जाएगा एंड उसके ऊपर काम किया जाएगा, दैट्स इट। तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले एक तो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर आप इन पार्ट्स को थोड़ा इग्नोर करें अभी, ठीक है? एक है अपना अल्टरनेट इवैल्यूएशन, एक है अपना ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो फिर है नेक्स्ट फेज़ प्लानिंग एंड देन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अपना यहाँ से काम कहाँ से चालू होगा? ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से। फिर उसके बाद अल्टरनेट इवैल्यूएशन, इसमें काम किया जाएगा, है ना? क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज़ में क्या चीज़ें हमें करनी है, ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पाइरल मॉडल के अंदर। अगर पूरे डायग्राम की बात करूँ, तो यही 4 चीज़ों पे ही काम होता रहेगा। एंड ये काम कैसा हो रहा है? लगातार हो रहा है, मतलब पहले कुछ छोटे फेज़ में होगा, फिर बड़े फेज़ में होगा। तो लाइक स्पाइरल की तरह वर्क कर रहा है। सो इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एकदम तरीके से मैनेज हो जाएँगी। तो ये बड़ा एक यहाँ पे एडवांटेज है। अब भैया इसके एडवांटेज तो बहुत तगड़े हैं। डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो डिसएडवांटेज टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यार हम हर एक चीज़ को बहुत बार देख रहे हैं। लाइक हमने पहले छोटे स्केल पे देखा, फिर बड़े स्केल पे देखा एंड इस तरीके से मेरे स्पाइरल बनने लग गए, ठीक है? तो ये चीज़ें तो बढ़िया हैं, ठीक है? बट यहाँ पे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जा सकती है ना? अब मैं यही चीज़ को बार-बार करता रहूँगा, तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो इस टाइप के डिसएडवांटेज आपको स्पाइरल मॉडल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? यस भैया। बाकी आप इन फेजेज़ के अंदर तो लिख ही सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये फेजेज़ नॉर्मली हैं, ठीक है? जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट एंड फाइनली जो मेरा नेक्स्ट फेज़ होगा उसकी कंप्लीट प्लानिंग। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको इग्नोर कर दें, लाइक रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटोटाइपिंग, डिज़ाइन, कोड, इंटीग्रेशन, टेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ये तो यार आपको हर एक उसके अंदर दिख ही रहा है, ठीक है? यहाँ पे अलग से रिस्क मैनेजमेंट का दिख रहा है, बट बाकी सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग, एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, कोडिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें तो आपको हर एक मॉडल के अंदर दिख रही हैं। जो स्पैरो मॉडल में जो डिफरेंट है, वो भैया ये 4 चीज़ें हैं, जो कि मैंने सर्कल मार्क कर दी हैं इस डायग्राम के अंदर। और ये सीक्वेंस में ये लिखना ऐसा नहीं कि आगे-पीछे लिख दोगे, क्योंकि यार ये मैं अभी बताऊँगा क्यों सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है? ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ कि सीक्वेंस में लिखना क्यों ज़रूरी है। देखो यार, आप चाहे कोई सा भी मॉडल फॉलो कर रहे हो ना, इनमें सीक्वेंस में लिखना इसीलिए मैंडेटरी है, क्योंकि यार आप इनको नॉर्मल लाइफ साइकिल के हिसाब से देखो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ये सारा पार्ट, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंप्लीट लाइफ साइकिल, जिसको एसडीएलसी कहते हैं। इसमें कैसे हम क्यों कह रहे हैं कि यार नॉर्मल आपको इस तरीके से रिलेट करना है कि सारा सीक्वेंस मैटर ज़्यादा करता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यार आप अपनी ह्यूमन लाइफ साइकिल को अगर फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले आप बर्थ लेंगे, फिर आप थोड़े बड़े हो जाएँगे, ठीक है? मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, कोई मेरे को डायग्राम बनाना आता नहीं है, ठीक है? तो आपने पहले बर्थ लिया, फिर 5-6 साल के हो गया, फिर आपने फिर बड़े हो गए, स्कूल वगैरह में चले गए, ठीक है? फिर आप कॉलेज वगैरह में आ गए, फिर आपकी जॉब-शॉब लग गई, फिर आपकी शादी-शुदी हो गई, ठीक है? एंड ऑल, ठीक है? अब बर्थ हुआ, सीधे शादी तो हो नहीं सकती यार, ठीक है? या तो सीधे कॉलेज तो जाओगे नहीं आप, उसकी एक एज लिमिट है, या फिर आपको कॉलेज से पहले जॉब, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कॉलेज से पहले जॉब मिल गई। चांसेस हैं बट नहीं हो सकता मेजर सिनेरियो में। ये सब लाइफ साइकिल में क्या है कि एक के बाद एक फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप डायरेक्टली इस फेज से शादी वाले फेज पे नहीं जा सकते एंड ऑल, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है वो यही चीज़ें हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से स्पाइरल मॉडल समझ में आ गया, और आपको ये इसको फर्स्ट की जगह इसको सेकंड नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई ही करना ज़रूरी है। देन उसमें फिर आप चेंजेस करोगे, देन उसमें डेवलपमेंट करोगे, देन अगला फेज़ उसकी अगली प्लानिंग होगी एंड ऑल, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब अगला मॉडल जो है आरएडी मॉडल, जो कि वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट मॉडल है यार। हालाँकि सारे मॉडल इम्पोर्टेंट है। अब आरएडी मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है। आप इसको 90 डेज़ या समथिंग कुछ डेज़ में कवर कर सकते हो। अब आप यही चाहते हो, या यू कैन से दैट अगर क्लाइंट है, वो अगर डेवलपमेंट टीम से बात कर रहा है, वो यही चाह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर बनवाना है ना? तो वो यही चाहेगा कि जितना ज़्यादा फ़ास्ट और रिलायबल सॉफ्टवेयर बन जाए, उतना ज़्यादा आसान होगा उसके लिए,
ठीक है? तो आरएडी मॉडल का यूज़ हो सकता है उस केस में, क्योंकि ये कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको प्रोडक्ट देने को मिल जाता है। तो इसका बड़ा एडवांटेज क्या है? मैंने पहले ही बता दिया कि फ़ास्ट है, ठीक है? बाकी अभी हम देखेंगे, ओके? तो आरएडी क्या है? नाम से देखो, रैपिड, रैपिड मतलब जल्दी, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है? अब आरएडी मॉडल के अंदर ऐसा क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखो यार, आरएडी मॉडल के अंदर जब भी डेवलपमेंट हो रहा होता है इस मॉडल के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होती है, टीम्स होती हैं। टीम्स हर एक मॉडल के अंदर मतलब हर एक उसके अंदर होती हैं। लाइक मैं बोल दूँ, जब भी डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक बंदा नहीं चाहिए। बनाने के लिए कम से कम कुछ टीम होगी, 10 बंदे, 100 बंदे, ऐसी टीम होगी। तो उसमें कुछ बंदे क्या करते हैं आरएडी मॉडल के हिसाब से, कुछ लोग डिज़ाइनिंग सँभालते हैं, ठीक है? कुछ लोग डेवलपमेंट सँभालते हैं, कोडिंग का पार्ट, कुछ लोग टेस्टिंग का पार्ट सँभालते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ लोग बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एंड ऑल ये सब चीज़ें सँभालते हैं। मतलब ये सारा चीज़ लाइन से होता है। मतलब मैंने 10 दिन अगर यहाँ पे दिए, तो वही सेम 10 दिन में इन इधर भी दे सकता हूँ, और 10 दिन इधर दूँगा, 10 दिन इधर दूँगा। सो इट मीन्स दैट कि वही सेम 10 डेज़ में मैंने इतना सारा काम कर लिया। अब आप बोलोगे भाई टेस्टिंग कैसे कर लोगे? तो यार मैंने मान लो 1 दिन के अंदर कुछ कोड किया, उसकी टेस्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हो भैया। तो लाइक दिस, उस हिसाब से मैंने शुरू के 10 दिन में कुछ आधा काम कर लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया अगले 10 दिन के साथ, उसको इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे ऐसे करके काम हो जाता है। अब भैया ये कैसे हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यार अपने पास टीम है। तो टीम में सबकी स्पेशलिटी होती है कि यार ये बंदा सिर्फ कोड सँभालेगा, ये बंदा सिर्फ डॉक्यूमेंट सँभालेगा। जब आप कंपनी जॉइन करोगे ना, तो वहाँ पे ये सारा काम आपको देखना पड़ेगा। तो आप इकट्ठा ये सारा काम नहीं सँभाल सकते। आप इनमें से कोई एक टीम के अंदर होंगे। ऐसे ही टीम के अंदर 100 लोग हैं, कंपनी के अंदर 100 लोग हैं, तो वो या तो डेवलपमेंट वाले पार्ट में होगा, या तो डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में होगा, या तो कहीं डॉक्यूमेंटेशन या टेस्टिंग में या लर्निंग फेज़ में होगा। मतलब सबका अलग-अलग काम है, और इन कामों को मैं अगर डिवाइड कर दूँ, तो ये काम फटाफट हो जाएगा। तो आरएडी मॉडल इसी पे बेस्ड करता है, ठीक है? तो आरएडी मॉडल के बारे में वही लिखा है कि ये फटाफट सारा काम करने के ऊपर है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हो जाती हैं, एंड फिर लास्ट में उस कोड को फिर इन सभी के साथ जो भी हमने छोटे-छोटे डेज़ के अंदर किया, उनको फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका जो एवरेज टाइमिंग है, वही है 90 डेज़ मिनिमम है। 90 डेज़ के अंदर एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बन सकता है। अब इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यार ये फ़ास्ट है बाकी सबसे। बाकी जितने भी अभी तक हमने मॉडल्स पढ़े, उनमें सबसे ज़्यादा फ़ास्ट है, और एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यहाँ पे कॉस्ट बढ़ सकती है। कॉस्ट बढ़ रही है सबसे पहले क्योंकि कम टाइम में जा रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक हाई क्वालिटी या हाईली एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। हाईली एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम चाहिए, जो भी टीम है, हर एक बंदा यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे कोई फ्रेशर्स नहीं आ सकता जिनको लर्निंग फेज़ से काम करना है। यहाँ पे वो बंदे आएँगे जिनको यार कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खींचना है, या यू कैन से दैट अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करना है, तो एक्सपीरियंस बंदे ही चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे कोई बेसिक बंदा आएगा तो यार उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। सो कुछ डिसएडवांटेज हो गई कि यार यहाँ पे कॉस्ट देना ज़्यादा पड़ सकता है। क्या पॉइंट समझ में आया? यस। तो अभी हमने कितने पार्ट्स कवर कर लिए? अभी हमने बात कर ली है ट्रेडिशनल की, जिसके अंदर हमने वाटरफॉल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल एंड आरएडी मॉडल, ये सारा पार्ट कवर कर लिया। इसके अलावा आप कुछ बेसिक मॉडल्स और कवर कर सकते हो। दिस इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बाकी आप जितना गो थ्रू करो, क्योंकि यार ये वन शॉट वीडियो है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं सारे से ज़्यादा पार्ट यहाँ पे कवर कर दूँ। अब हम बात करेंगे अजाइल की, ठीक है? अब अजाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हम स्क्रम पढ़ेंगे, हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, हम कैनवन पढ़ेंगे। तो वो सब आसान लगेगा अगर आप ये ढंग से समझ लेते हो कि अजाइल मॉडल का काम क्या है, ठीक है? अभी तक हमने ट्रेडिशनल मॉडल्स पढ़े थे, ठीक है? तो ट्रेडिशनल मॉडल्स के मैंने सारे काम बता दिए, मैंने सारी वर्किंग बता दी आप लोगों को। अब अजाइल क्या करता है? देखो यार, अजाइल का मेन जो काम है ना, वो मेन काम अजाइल का इसलिए है कि लाइक हम अजाइल को यूज़ इसीलिए कर रहे हैं कि मेरा जो भी काम है वो एक तो फास्ट हो जाए, है ना? एक तो डेवलपमेंट सारी फास्ट हो जाए, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए कि मैं आगे भी मूव कर सकूँ, मैं पीछे भी मूव कर सकूँ। जस्ट लाइक वाटरफॉल मॉडल में हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते थे किसी भी फेजेस के अंदर। सो अजाइल में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड चीज़ कि जो मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है या मेरे को जो प्रोडक्ट बनवाना है, अगर मैं क्लाइंट हूँ, तो मुझे बनवाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर टीम से। तो मैं जो प्रोडक्ट बनवाना चाहता हूँ, वो एक हाई क्वालिटी का, और हम कभी भी इसमें अपडेशन कर सकें वैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए। लाइक आप नॉर्मल फेसेस में आप कोई सा भी
एप्लीकेशन देख सकते हो। आप गेमिंग एप्लीकेशन देख लो, लाइक फ्री फायर देख लो या आप पबजी देख लो। ये सारे जो भी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, इनमें क्या होता है कि हर कुछ टाइम बाद, मान लो 4 महीने बाद या 4 मंथ्स बाद एक कुछ अपडेशन होगा। हर एक 4 मंथ बाद कुछ अपडेशन आ रहा है, ठीक है? तो मुझे छोटे-छोटे चेंजेस भी चाहिए लाइव प्रोजेक्ट्स में भी। तो उस केस में हम अजाइल मॉडल का यूज़ करेंगे। क्या पॉइंट समझ में आई? क्या बात समझ में आई? मैं फ्लेक्सिबल चेंज करना चाहता हूँ विदाउट चेंजिंग द होल एप्लीकेशन, ठीक है? और कुछ ना कुछ नया-नया अपडेट अगर मैं लेना चाहता हूँ, तो वो मैं ले सकता हूँ। अब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो अजाइल मॉडल पे बने हुए हैं और आज के टाइम पे अजाइल मॉडल इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एक तो ये फास्ट है, दूसरा एक रिलायबल और फ्लेक्सिबल मेरे को दे देता है ऑप्शन कि मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, है ना? अगर मुझे कुछ भी अपडेशन करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये काम यहाँ पे हो जाता है। क्या बात समझ में आई? क्या अजाइल के बारे में समझ में आया? यस। अब अजाइल के अंदर आप लोग मल्टीपल चीज़ें पढ़ोगे, लाइक आप लोग स्क्रम, लीन, kanban, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ये सब पढ़ोगे। इनके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि हम बाकी ट्रेडिशनल से बेटर अजाइल क्यों है, वो अगर समझ में आ गया तो बात खत्म है, ठीक है? उसके बारे में ये डेफिनेशन लिखी गई है और ये एकदम सॉर्टेड एंड ईज़ी डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया, जो एकदम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो एक बार गो थ्रू करते हैं देन आगे बढ़ते हैं। तो अजाइल मॉडल इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच फोकस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने बताया कोई सी भी चेंजेस कर सकता हूँ, कोलैबोरेशन एंड कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसका सारा काम वो कर सके, है ना? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम अजाइल के थ्रू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें एडवांटेजेस मिल सकती हैं इस अप्रोच के अंदर। अजाइल एम्फसाइजेस इंक्रीमेंटल इटरेटिव वर्क सीक्वेंस व्हिच इज नोन एज स्प्रिंट्स। तो यार ये स्प्रिंट के बारे में मैं आपको अभी स्क्रम के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो वेट करना, अभी स्प्रिंट को हम सीखेंगे वहीं पे कि स्प्रिंट क्या होता है और ये पूरा अजाइल के अंदर ही बात होती है स्प्रिंट की, ठीक है? बाकी ट्रेडिशनल में स्प्रिंट के बारे में बिल्कुल बात नहीं हुई है। वो चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे मिल जाएगा अजाइल मेथोडोलॉजी आर पॉपुलर बिकॉज़ दे हेल्प टीम डिलीवर सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूज़र नीड्स इन फास्ट पेस चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ऑल, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी समझाई, वही है एट द एंड। वो जो बात है स्प्रिंट्स की, स्प्रिंट क्या होता है उसको अभी सीखेंगे, इसको अभी यहीं पे रखते हैं। तो ये है भैया अपना अजाइल, ठीक है? अब अजाइल के अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो, अजाइल के अंदर कोर प्रिंसिपल्स पढ़ सकते हो, ये टोटली डिपेंड्स करता है, आप जितना अच्छा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हो, कुछ नई चीज़ नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता दिया। तो अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले स्क्रम। स्क्रम क्या है? स्क्रम के अंदर बात होगी स्प्रिंट्स की, ठीक है? अब स्प्रिंट क्या है, स्क्रम क्या है, वो मैं समझाऊँगा आपको। तो सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले हम स्प्रिंट को अभी समझेंगे, उससे पहले हम स्क्रम समझते हैं। तो स्क्रम में क्या होता है कि यार ये तो एकदम अपना अजाइल फ्रेमवर्क पे ही काम है, ठीक है? हाँ भैया। अब स्क्रम भी अजाइल पे ही डिपेंड है, ये हमने सीख लिया। अजाइल के अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं, एक तो फास्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, दूसरे इसमें चेंजेस अपडेशन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है? तो ये सारा काम यहाँ पे बिल्कुल होगा। अब स्क्रम हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मान लो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करी, प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की, है ना? बिल्ड किया, प्रोजेक्ट में टेस्ट किया। तो ये सारा जो पार्ट है, इसको हम पहला फेज़ कह सकते हैं। अब मैंने मान लो इस फेज़ को आगे भी मूव कर दिया, है ना? लाइक यही प्लानिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई और कभी-कभी बुक्स में रिव्यू भी मिलेगा साथ में। तो आप यहाँ पे रिव्यू भी लिख लेना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करी, ऐसे ही सेम प्लानिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, रिव्यू आगे भी किया, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, जनरली स्प्रिंट कहते हैं, इस पूरे पार्ट को स्प्रिंट। ये फर्स्ट स्प्रिंट हो गया, ये सेकंड स्प्रिंट हो गया, ये थर्ड स्प्रिंट हो गया एंड ऐसे कर करके हम मल्टीपल स्प्रिंट्स बना लेते हैं, ठीक है? मैं चार्ज में लगा लेता हूँ अपना पीसी, ठीक है? तो इस तरीके से मैं अपना मल्टीपल स्प्रिंट्स कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। क्या पॉइंट समझ में आया? क्या बात सॉर्ट हुई कि नहीं हुई? ये समझ में आई कि नहीं, है ना? वो आप ज़रूर बताना, ठीक है? तो ये अपना है स्प्रिंट का काम, ये अपना किसका काम है? स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब यही सारी चीज़ें, ठीक है? सिंपल है? हाँ, तो इसी को हम स्प्रिंट कहेंगे। अब स्क्रम में स्प्रिंट का काम क्यों है? क्योंकि यार देखो यार, जस्ट लाइक नॉर्मल मॉडल्स, इसमें हम छोटे-छोटे अपग्रेडेशंस करते हैं, छोटे-छोटे अपडेशन करते हैं, तो वही काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्क्रम इज़ ऑल अबाउट दैट। तो इसके एडवांटेज क्या है? एक वर्क, मतलब हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, एक हाई लेवल पे काम होने वाला है, ठीक है? तो इसके एडवांटेज एकदम हाई लेवल प्रोडक्ट बनने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम बार-बार क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीपल स्प्रिंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? जस्ट लाइक प्रोटोटाइप में क्या हो रहा था, हम बार-बार प्रोटोटाइप्स बना रहे थे, है ना? लाइक दैट। और अगर आप इटरेटिव मॉडल को भी देखेंगे,
इंक्रीमेंटल मॉडल को। तो ये यहाँ पे इंक्रीमेंट्स बनाते हैं, इस पूरे पार्ट को मैं बिल्ड 1 कह रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को मैं बिल्ड 2 कह रहा हूँ। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी हम स्क्रम में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम उसको स्प्रिंट्स कहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यस, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब सारा काम हो रहा है और हम क्या करते हैं, टीम से फीडबैक लेते रहते हैं। टीम इन द सेंस मतलब क्लाइंट है, क्लाइंट जो प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा है डेवलपर टीम से, तो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स जो भी उसको चाहिए, चेंजेस चाहिए, वो सब चीज़ बताता रहता है। ये सारे फीडबैक पास गो थ्रू होते रहते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बेस्ट हो गया स्क्रम, क्योंकि फास्ट है, बिकॉज़ ये अजाइल फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज़, अजाइल के तो चेंजेस मतलब अजाइल के अंदर जो-जो चीज़ें हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, एंड अपार्ट ऑफ दिस यहाँ पे हम स्प्रिंट किसको कह रहे हैं, क्या काम हो रहा है, वो सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डायग्राम शो कर सकते हो, जो कि लगभग सिमिलर है। इसका एडवांटेज है कि हम एक सॉफ्टवेयर जो एक हाई क्वालिटी का बना रहे हैं। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है बिकॉज़ फॉर अजाइल। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो देख ली, डिसएडवांटेज ये है कि यार इतनी सारी चीज़ें चाहिए मुझे, अपग्रेडेशन भी यहाँ पे होने वाला है, तो मुझे एक स्किल्ड पर्सन की या स्किल्ड टीम की ज़रूरत होगी, है ना? स्किल्स तगड़ी होनी चाहिए उन सारी टीम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं डे बाय डे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या पॉइंट्स क्लियर हुए? तो यही है भैया स्क्रम। अब हम बात करेंगे kanban की, और यू कैन से कैनबन। कैनबन बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना? और ये टोटल जिसके ऊपर बात होती है, इस कैनबन के ऊपर टोटल जो बात है वो विजुअलाइज़ेशन के ऊपर है। तो हम जब भी अपना काम को विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं, तो उस ट मतलब जस्ट लाइक दैट कैनबन आप उस तरीके से समझ सकते हो। तो इसका जो मेन फ़ोकस है वो इसके ऊपर है, विजुअलाइज़ेशन के ऊपर है। ठीक है? यस। अब यहाँ पे कैनबन बोर्ड होता है एंड इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, टू डू लिस्ट क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है और वैलिडेट क्या है एंड कंप्लीट क्या है। तो सपोज़ दैट ये काम, एक तो देखो कैनबन भी क्या है, अजाइल पे ही है। अब मेन जो चीज़ है वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है, यहाँ पे भी फास्ट काम होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे भी क्या होने वाला है, फास्ट काम होने वाला है और जो टीम फ़ोकस होगी वो फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम कर रही होगी, ठीक है? तो ये तो होना ही होना है। तो जो मेन काम है इसमें विजुअलाइज़ेशन का काम है। लाइक ये कैनवन बनाया ही इसीलिए गया था कि हम हर एक काम को विजुअलाइज़ कर सकें, हर एक काम को विजुअलाइज़ कर सकें, इसीलिए ही कैनवन बनाया गया है, ठीक है? और इसके अंदर क्या है, कैनवन बोर्ड के अंदर 4 चीज़ें हैं। एक तो हम क्या करेंगे, कैनवन के अंदर टू डू लिस्ट तैयार करेंगे, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा वैलिडेट एंड चौथा कंप्लीट। तो मान लो मैंने एक पार्ट बनाया, मैंने वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। तो सपोज़ मैंने वेब पेज एक 1 क्रिएट किया, उसका काम है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट के बारे में बता दूँ उस वेबसाइट में, जो भी मान लो ट्रू इंजीनियर की वेबसाइट है, तो ट्रू इंजीनियर का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे हो। तो मैं सबसे पहले उस काम को लूँगा, उस काम को अपनी टू डू लिस्ट के अंदर लिखूँगा, या टू डू लिस्ट का काम ये है कि उसके काम को अंदर स्टार्ट करूँगा। अब जैसे ही वो काम चालू हो जाएगा तो चले जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? WIP के अंदर चले जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस फेज़ में चले जाएगा या इस पार्ट में आ जाएगा। अब वो काम पे काम होने लग जाएगा तो उसको फिर वैलिडेट करेंगे एंड देन फिर वो फाइनलाइज़ हो जाएगा, देन कंप्लीट कर देंगे। फिर मेरे को दूसरा वेब पेज डिज़ाइन करना है, दूसरा वेब पेज डिज़ाइन करना है, सपोज़ दैट टर्म्स एंड कंडीशन का, तो उसमें भी क्या होगा कि मैं सबसे पहले उसको टू डू लिस्ट के अंदर रखूँगा, देन फिर उसमें काम चालू करूँगा, वर्क इन प्रोग्रेस में होगा, फिर वैलिडेट होगा एंड देन कंप्लीट होगा। इस तरीके से सारा काम होता है। बट ये जो काम है ना, ये पैरेलली होता है। ऐसा नहीं है कि यार मैं इसको अलग से 10 दिन के अंदर करूँगा, फिर इस वाले काम को अलग से 10 दिन के अंदर करूँगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ये मल्टीपल जो काम है सब पैरेललिज़्म फ़ॉलो करते हैं। सब पैरेललिज़्म फ़ॉलो करते हैं, सीरियलाइज़ेशन कोई फ़ॉलो नहीं करता, ठीक है? इसीलिए फ़ास्ट हो जाता है। अगर सीरियलाइज़ेशन फ़ॉलो करेगा, लाइक मैं पहले एक ही काम को करूँगा, फिर अगले कुछ दिन मैं एक ही अगला काम करूँगा, अगले कुछ दिन अगला काम करूँगा। सो दिस इज़ योर सीरियलाइज़ेशन, और यू कैन से सीरियल फॉर्म होता है। बट पैरेललिज़्म में क्या आता है कि मैं वही कुछ काम, और ये सारे मल्टीपल जो काम है, वही कुछ दिन के गैप, वही दिन्स में ही करूँगा, कुछ डेज़ में करूँगा, क्योंकि यार मेरे पास क्या है, टीम है टोटल। सो उन टीम्स को मैं डिवाइड कर दूँगा, किसी टीम को कहीं पे, किसी टीम को कहीं पे, सो दे कैन डू एवरीथिंग विद अ प्रॉपर वर्क टाइम, ठीक है? मतलब सारा सब चीज़ हो जाने वाला है, तो ये चीज़ है। तो अभी हमने सीखा स्क्रम और कैनबन। तो कैनबन टोटल विजुअलाइज़ेशन के ऊपर है, अगर मैं काम को विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, तो ईज़िली कर सकता हूँ। एंड स्क्रम के अंदर हमने बात करी थी स्प्रिंट्स के बारे में, सो ये काम आप बता सकते हो। एट द एंड फिर हम बात करेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की। सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी बहुत सही चीज़ है, ठीक है? बहुत सही चीज़ है। अब यार देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज रहेगा कैनवन के, तो पहले उसको कवर करते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे भैया आपने तो आधे ही बता दिया। ऐसा कुछ नहीं यार, ये जब भी वीडियो नई वाली मिल रही है इसमें सब बताएँगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज, हाई फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल हाई है। दूसरा, यहाँ पे वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और तीसरा,
हम इसको पूरा विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं, तो ये तो विजुअलाइज़ेशन पे तो काम होना ही होना है। तो ये कुछ बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े एडवांटेजेज़ हैं। नाउ इट्स टाइम टू गो विद डिसएडवांटेजेज़। तो डिसएडवांटेज क्या है कि यार यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम यहाँ पे विजुअलाइज़ेशन का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा टाइम हल्का-सा स्क्रम से ज़्यादा लग सकता है, ठीक है? और यहाँ पे भी हमें एक तगड़ी क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम चाहिए एंड हमें यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है कि यार इसका काम ये होना चाहिए, इसका काम वो होना चाहिए, तो इस तरीके से गाइडेंस होनी चाहिए। दूसरा, स्क्रम में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, बट kanban में स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड पे ये ज़्यादा टाइम ले सकता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रम एंड ऑल, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं एंड समझ चुके होंगे, ठीक है? तो ये तो बेसिक ही चीज़ थी, तो मैंने वो भी फॉर्मेलिटी कर दिया। अब नाउ इट्स टाइम टू गो विद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कुछ अलग से नहीं है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का फंडा भी यार बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सॉर्टेड है। हमें एट द एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से जो सॉफ्टवेयर मिलने वाला है, वो एकदम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, एकदम हाई क्वालिटी। अभी आप कह रहे होंगे भई इसमें तो अजाइल में तो सभी में ही हमें स्क्रम में भी हम बात करें, अभी कैनवन में उसमें भी हमें हाई क्वालिटी मिल रहा था। बट यार इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो हाई क्वालिटी सबसे ज़्यादा वो हमें मिलेगा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में, ठीक है? तो ये बात है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की, जो कि बाकियों से अलग है। अब आप लोग के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भैया बाकी में भी तो हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ही ले रहे थे या फिर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर ही बन रहा था, बट इसमें इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी क्यों बन रहा है? तो उसको मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप हाई क्वालिटी काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे क्या चाहिए होती है, डिसिप्लिन। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे एक डिसिप्लिन फॉलो होने वाली है, ठीक है? यस। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे डिलीवरी भी फ़ास्ट ही है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि फ़ास्ट काम होने वाला है एंड ऑल, जैसा कि बाकियों में था। एंड एक्सपी क्या है, एक लाइट वेट मेथोडोलॉजी है। लाइट वेट मेथोडोलॉजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो ये आप एक्सपी के अंदर देखोगे, ठीक है? क्या पॉइंट समझ में आए? क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो कि मैंने आपको बता दिए एंड इतना ही आसान है, आप इनको टेक्निकल टर्म्स में भी लिख सकते हो। आपके सामने सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं एंड इसका जो मेन काम है वही है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करेगा एक्सपी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब इनके बारे में मैंने एक शॉर्ट में आपको सब चीज़ बता दी है कि यार लीन का क्या काम है, स्क्रम का, कैनवन का एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का। सो जो लीन है वो टोटल वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज़ करेगा और जो अपना वेस्ट है उसको एलिमिनेट करेगा। वेस्ट मतलब जो काम की चीज़ें नहीं, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ज़्यादा डेज़ नहीं लगाने, ठीक है? तो ये चीज़ है। देन स्क्रम, स्क्रम का जो काम है वो स्प्रिंट बेस्ड के ऊपर है, मतलब स्प्रिंट्स यहाँ पे हमने बता दिया क्या चीज़ होती है, बिल्कुल। उसके अलावा कैनवन, कैनवन विजुअलाइज़ेशन पे है एंड हमारा वर्कफ़्लो को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर है। अब भी जस्ट बात हुई थी एंड अभी जस्ट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी देखा, जिसमें जो हम बनाने वाले हैं वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, ठीक है? क्या पॉइंट समझ में आया? यस। बाकी आप पढ़ सकते हो, कैसा क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, कैसी क्या चीज़ें होने वाली हैं, कहाँ पे कितना टाइम लग सकता है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज। तो ये हमने इन शॉर्ट ये सारी पार्ट्स कवर कर दी हैं। तो हमारा इसका काम भी हो चुका है, इसका काम भी हो गया एंड नाउ इट्स टाइम टू गो विद डीएसडीएम व्हिच इज़ कॉल्ड डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं डीएसडीएम की ना। तो डीएसडीएम यार, अभी आप अजाइल समझ चुके हो, तो डीएसडीएम भी समझ ही जाओगे, ठीक है? बस इसका नेम का थोड़ा-सा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग भी हैं। बट ये टोटल, इसमें आप ये समझ सकते हो कि ये बेस्ड अजाइल पे ही है थोड़ा-थोड़ा एंड आपको यहाँ पे आरएडी मॉडल की भी वर्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है? बाकी यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि डीएसडीएम क्या चीज़ है, ओके? शॉर्ट में रखेंगे, फटाफट कवर कर देंगे। तो यार सबसे पहली चीज़, क्या डीएसडीएम बहुत पूछा जाता है? आंसर है नो। ये बहुत कम पूछा जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यार सिलेबस में है, सो अपना काम है कि इसको भी कवर करने का, ठीक है? सबसे पहले इस डीएसडीएम का पूरा नाम है डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी और यू कैन से मेथड। अब इस डीएसडीएम का काम क्या है? कुछ नहीं। तो डीएसडीएम भी एक फ़ास्ट हमें प्रोडक्ट फाइनल देने को मिलेगा। देखो इसके सारे सारे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप डेवलप इटरेटिवली कर सकते हो, मतलब सारे जैसे हो रहे थे, है ना? वैसे काम कर सकते हो। दूसरा रैपिड है, मतलब आपका काम आसान होने वाला है, डिलीवर ऑन टाइम होने वाला है, ठीक है? और ये मेन इम्पोर्टेंट बात है, बिज़नेस के नीड पे ही फ़ोकस करेगा। बिज़नेस नीड पे ही फ़ोकस करेगा। इधर आपको डेफ़िनेशन में भी मिल जाएगा
कि डीएसडीएम जो ज़्यादातर है वो किसके ऊपर फोकस करेगा, बिजनेस नीड्स पे, ठीक है। ये लिखा है, इट इज़ डिजाइन टू इंश्योर दैट बिजनेस नीड्स ड्राइव द डेवलपमेंट प्रोसेस फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन द बजट एंड विद हाई क्वालिटी आउटकम्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डीएसडीएम के। डीएसडीएम आपको हर जगह दिखेगा कि यार ये अजाइल बेस्ड ही है, बिल्कुल सही बात है, अजाइल बेस्ड ही है। एंड साथ ही में यहाँ पे आरएडी मॉडल्स के भी यहाँ पे इसको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दैट्स इट, डीएसडीएम इतना ही रखते हैं। डिटेल में पढ़ना है तो आप डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वन शॉट है और ज़्यादा अपन इंपॉर्टेंट और यू कैन से ज़्यादा जो पूछा जाता है उस पर डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ऐसा नहीं मैंने डीएसडीएम नहीं पढ़ा है, मैंने डीएसडीएम को 2-3 मिनट के अंदर कवर कर दिया। आप इसकी डेफिनेशन गो थ्रू कर सकते हो। मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे भी गो मतलब देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है। तो शॉर्ट वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वैसे बता देता हूँ एक बार, डीएसडीएम वैसे कुछ खास नहीं है, मैंने बता दिया। अजाइल पे ही वर्क करता है, अजाइल प्रोजेक्ट से ही, पर डीएसडीएम पहले आ गया था, अजाइल बाद में आया था। डीएसडीएम 5-1 साल 5-10 साल पहले आ चुका था अजाइल से। तो थोड़ा बहुत जैसा जो काम अजाइल पे चल रहा है वैसे ही काम यहाँ पे भी चलता है। और साथ में यहाँ पे आरएडी मॉडल का भी आप देखोगे यहाँ पे काम हो रहा होता है आरएडी के हिसाब से भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएसडीएम। आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो। इसका जो बेसिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। बाकी ऑन टाइम डिलीवर करेगा और आरएडी है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फास्ट होने वाली है। अजाइल में रिलायबल होने वाला सॉफ्टवेयर, एक हाई क्वालिटी का मिलने वाला है। तो डीएसडीएम उन दोनों का आप यू कैन से दैट कि बेस्ट पार्ट इसमें रखा गया, ठीक है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि डीएसडीएम भी समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के मॉडल्स के बारे में, ठीक है। अब इनके जो नाम से ही क्लियर होगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स का मतलब क्या है। देखो, हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बता रहे होंगे अकॉर्डिंग टू दी मॉडल्स, ठीक है। अब मॉडल्स कौन कौन से होंगे, मॉडल्स हो गए मैकॉल मॉडल, बोहिम मॉडल, आईएसओ मॉडल एंड फब्स, ठीक है। फब्स का शॉर्ट फॉर्म है, इसका एक फुल फॉर्म होता है, वो मैं जब फब्स पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये सब मॉडल्स हैं। अब हम इन मॉडल्स की हेल्प से क्या बता रहे होंगे, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी। ये क्वालिटी मॉडल्स हैं ऑल, ठीक है, सारे के सारे। अब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हम कैसे बता सकते हैं, मतलब हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स और उसके इंटर रिलेशंस के हिसाब से बता रहे होते हैं। मतलब कि कहाँ पे करेक्टनेस की बात हो रही है, कहाँ पे रिलायबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें की अगर बात हो रही होती है, अगर मेरा सॉफ्टवेयर जो मेरा बना है, अगर उनमें बहुत सारी चीज़ें लाइक करेक्टनेस है, रिलायबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सॉफ्टवेयर मेरा सही तरीके से बना हुआ है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेस्ट होने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको यहाँ पे मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। अब यार मॉडल्स पढ़ने का तरीका होता है, तो एक-एक करके हम पहले मॉडल सीखते हैं। अब हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ बताया गया है, ठीक है? आपको उसी मॉडल को उसी फैशन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? भले आप कुछ भी कहो, आपको दिमाग में सेट करने पड़ेंगे, जैसे बात हुई है। अब मैं आपको एक-एक करके इन मॉडल्स के बारे में एक्सप्लेन करने जाता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकॉल मॉडल, ठीक है? अब मैकॉल मॉडल क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मैकॉल ट्रायंगल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है? मैकॉल मॉडल को मैकॉल ट्रायंगल मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसने मैकॉल ने किस तरीके से शो किया था, ट्रायंगल फॉर्म में ही शो किया था, ठीक है। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको तरीके से ही पता होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे तरीका आना चाहिए, अदरवाइज आपको इसमें से कुछ भी चीज़ आप छोड़ दोगे तो आप मार्क्स पूरे नहीं गेन तक कर पाओगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स में हम किसकी क्वालिटी बात करें, सॉफ्टवेयर की, तो क्वालिटी किसके हिसाब से हम करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें ही बात करेंगे। और मैकॉल क्या बोलता है, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैकॉल क्या बोलता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। तो पहली जो पार्ट होगा वो मेरा प्रोडक्ट का ऑपरेशन होगा, मतलब हम अगर प्रोडक्ट में कुछ भी ऑपरेशनल वाला काम कर रहे हैं, कुछ भी हम यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या हो सकती है, वो चीज़ अभी इसमें बताई हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगला होगा प्रोडक्ट का रिवीजन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगा, प्रोडक्ट का रिवीजन। रिवीजन में क्या होगा कि हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो सारे चेंजेस काम कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये जो रिवीजन वाला काम है ये चेंजेस का काम है, ठीक है। और ये ऑपरेशन वाला काम है, ये मेरा कोडिंग से, इन शॉर्ट कोडिंग से रिलेटेड काम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम चेंजेस से रिलेटेड काम करेंगे। और एट द एंड प्रोडक्ट का ट्रांजिशन, प्रोडक्ट का ट्रांजिशन जो है, अगर मैं कहीं पे भी इसको न्यू एनवायरनमेंट में रखता हूँ, दूसरे एनवायरनमेंट में रखता हूँ, तो क्या वो एबेबल मतलब कैपेबल है कि नहीं कि दूसरे एनवायरनमेंट में भी काम करने के लिए, तो वो बात होगी प्रोडक्ट का ट्रांजिशन के ऊपर, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया?
यस भैया समझ में आ गया। तो इस हिसाब से मैकॉल ने अपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल दिए थे। पहला था प्रोडक्ट का ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम सारा कोडिंग से रिलेटेड बात करेंगे कि यार करेक्टनेस होगी, कोड करेक्ट है, रिलायबल है, एफिशिएंसी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम वगैरह कम लग रहा है कि नहीं, स्पेस कम यूज़ हो रहा है कि नहीं। देन कोड में इंटीग्रिटी है कि नहीं, मतलब हर एक अननोन बंदा नहीं घुस रहा है ना, नोन बंदा ही घुस रहा है, ऑथराइज़ बंदा ही घुस रहा है कि नहीं, यूज़ेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कोड से रिलेटेड होने वाली हैं, है ना? अपना ऑपरेशन से रिलेटेड होने वाली है। अब रिवीजन में क्या था कि अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, तो उसके अंदर वो सारी एबिलिटी हो कि वो सारा चेंज कर सके, लाइक मॉडिफिकेशन, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक टेस्टेबिलिटी, तो ये सब इधर लिखा है। देन ट्रांजिशन के अंदर आ जाएगा पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है? तो ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब एक-एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऑपरेशन। ऑपरेशन यू कैन से दैट कि इसके अंदर हम कहीं न कहीं कोड से रिलेटेड या कोडिंग वाले पार्ट से रिलेटेड या ऑपरेशन वाले पार्ट से रिलेटेड ही बात करेंगे कि यहाँ पे सारे ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है? तो ये यहाँ पे बात होगी। ठीक है भैया, यस भैया। तो उसके अंदर करेक्टनेस देखी जाएगी, क्या जो मैंने लिखा है वो करेक्ट मेरे को रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं, ठीक है? तो उस तरीके से मैंने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो सही तरीके से वर्क करेंगे कि नहीं, तो सबसे पहले जाएगा करेक्टनेस। सिंगल लाइन की डेफिनिशन लिखिए, करेक्टनेस का मतलब क्या? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिज़ल्ट, जो भी मेरे को रिज़ल्ट मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं, है ना? देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि सॉफ्टवेयर मेरा रिलायबल है कि नहीं, मतलब कि यार अगर रिलायबिलिटी हम उस टर्म में बोलेंगे कि मेरे को जो फाइनल सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो सही तरीके से कर रहा है काम कि नहीं, है ना? तो ये चीज़ रिलायबिलिटी हो जाएगी। देन एफिशिएंसी मतलब टाइम और स्पेस मेरा कम से कम यूज़ हो, ऑप्टिमाइज्ड हो। इंटीग्रिटी मतलब कि मैं अनऑथराइज्ड बंदे को एक्सेस नहीं दूंगा, ऑथराइज्ड बंदे को ही एक्सेस दूंगा। तो ये मतलब अपना प्रोटेक्शन वाला काम हो जाएगा। देन यूजेबिलिटी मतलब कि हम इजीली सारी चीज़ें देख रहे हैं कि नहीं, यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो ये हो गया यूज़ेबिलिटी के अंदर। तो ये जो 5 चीज़ें थी, वो आप इन शॉर्ट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? हाँ भैया, तो 5 क्या? करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी एंड यूज़ेबिलिटी, ये कहाँ पे? ऑपरेशन के अंदर है, ठीक है? यस। देन अगला रिवीजन के अंदर हम क्या देखेंगे? चेंजेस होते हुए देखेंगे। चेंजेस इन द सेंस कि यहाँ पे अपडेशन से रिलेटेड बात होगी, है ना? क्या इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एबल हैं, मतलब एबिलिटी है टू चेंज समथिंग लाइक मेंटेनेबिलिटी, मुझे अब मॉडिफाइड करना है एंड मेंटेन करना है, चेंज से रिलेटेड बात हो गई। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देखना है कि मैं न्यू एनवायरनमेंट में देख सकूं कि नहीं, ईज ऑफ एडेप्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं, बिल्कुल सही है। टेस्टेबिलिटी हम देखेंगे, ईज टू टेस्ट और डिटेक्ट आइसोलेट डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गई चेंज से रिलेटेड बात। तो ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी रिविजन के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था, रिवीजन मतलब चेंज से रिलेटेड। एंड एट द एंड क्या है? प्रोडक्ट का ट्रांजिशन। प्रोडक्ट के ट्रांजिशन के अंदर पोर्टेबिलिटी बता सकते हो। पोर्टेबिलिटी मतलब कि सॉफ्टवेयर पोर्टेबल है कि नहीं, विंडोज़ में सही चल रहा है कि नहीं, लिनक्स में चलेगा कि नहीं, समझ रहे हो? डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर काम करेगा कि नहीं। तो एबिलिटी टू ट्रांसफर सॉफ्टवेयर टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, लाइक अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट ओएस में चेक कर सकता हूँ, लिनक्स में वो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है कि नहीं, विंडोज़ में देखूँगा, मैक ओएस में देख लूँगा। तो ये पोर्टेबिलिटी का काम है, ठीक है। देन रीयूजेबिलिटी, क्या मैं सॉफ्टवेयर के जो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मैंने एक वेबसाइट बनाई, है ना? उसका छोटे कंपोनेंट्स उठा लिए, तो सारे वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं, उनका मैं रीयूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं, उनको जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास वगैरह की हेल्प से मैं रीयूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर मैकॉल की बात करें तो मैकॉल ने इसी तरीके से बात करी थी। मैकॉल के ये ट्रायंगल, और यू कैन से मैकॉल ट्रायंगल क्या है, ये पता होना चाहिए, सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए ऑपरेशन, दूसरा होना चाहिए अपना रिवीजन एंड तीसरा होना चाहिए अपना ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर आप इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में भी बता सकते हो, जो कि कोई चीज़ नहीं बड़ी, आप लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये मैकॉल का ट्रायंगल है, दैट्स इट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? हाँ भैया समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे बोहेम मॉडल के बारे में। तो अब हम बात करेंगे बोहेम क्वालिटी मॉडल के बारे में, ठीक है। तो जैसे अभी हमने मैकॉल पढ़ लिया, तो सेम बोहेम भी क्वालिटी मॉडल है। अब यार अगर आप लोग मैकॉल मॉडल को ध्यान से देखें, तो मैकॉल के अंदर उसने मोटा-मोटा बताया था प्रोडक्ट ऑपरेशन के बारे में, देन प्रोडक्ट रिवीजन के बारे में एंड प्रोडक्ट ट्रांजिशन के बारे में, ठीक है। अब ये हर एक चीज़ के बारे में नहीं बता रहा था। मैकॉल मॉडल जो है हर एक चीज़ के बारे में नहीं बता रहा था। तो बोहेम मॉडल क्यों बना? बोहेम मॉडल इसीलिए बना सो दैट कि हम जो अपना
सॉफ्टवेयर क्वालिटी है उसको एक लो लेवल तक लेके जाएँ, हाई लेवल से ब्रेक डाउन करते-करते एकदम लो लेवल तक जाएँ, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ अभी ये हाई लेवल पे है, हाई लेवल पे एक पोर्टेबिलिटी मिल जाएगा, एज़ इट यूटिलिटी मिल जाएगा एंड मेंटेनेबिलिटी मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब बुक्स वगैरह में हो सकता है एज़ इट यूटिलिटी ऊपर मिल जाए, पोर्टेबिलिटी सेकंड नंबर पे मिल जाए, डज़न्ट मैटर, आप कहीं पे भी लिख लो। अगला क्या है, अगला यहाँ पे डांस होता चलेगा। डांस होता चलेगा मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये बनाया गया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक हाई लेवल टू लो लेवल यहाँ पे बात की गई है। जस्ट लाइक मैकॉल मॉडल में क्या हुआ था, सिर्फ़ हाई लेवल ओवरव्यू दिया गया था। तो उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से वाइडर रेंज में बताने के तरीके से बोहेम मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो बोहेम मॉडल एक वाइड रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल का, जो कि आपके सामने दिख रहा है। डायग्राम से समझ में आ रहा है कितना डेंस डायग्राम बनते जा रहा है, एक हाई लेवल से लो लेवल तक जा रहा है, ठीक है? हाई लेवल मतलब हमने ऊपर-ऊपर देखा, बट लो लेवल मतलब हमने एकदम अंदर तक सीखा कि यार एक्चुअली में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो बोहेम मॉडल जो है टेस्टिंग इसी तरीके से करता है, हाई लेवल टू लो लेवल। लो लेवल मतलब हम और डेंस घुसते जाएँगे एंड इस तरीके से चेक करते जाएँगे, ठीक है? तो ये है भैया बोहेम मॉडल का फंक्शनैलिटी, ठीक है? लिखा भी है, आप रीड कर सकते हो। बोहेम मॉडल इंट्रोड्यूस अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी ब्रेकिंग डाउन हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक इनटू डिटेल मैट्रिसेस, ठीक है? मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये बताया गया है बोहेम। तो हाई लेवल को ब्रेक डाउन किया गया है लो लेवल में और कंप्लीट डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी गई है, ठीक है? यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब मैंने जैसे बताया कि आपको ऐसे डायग्राम यहाँ पे बताना चाहिए पोर्टेबिलिटी का, बट ठीक है, हम इसको यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। तो आपको जो डायग्राम बनाया गया है, उसके अंदर पोर्टेबिलिटी, एज इट यूटिलिटी एंड देन मेंटेनेबिलिटी, ये तीन सबसे पहले हाई लेवल से स्टार्ट करने बोहेम मॉडल के अंदर। तो हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पहले तो डायग्राम बनाना है, फिर आप इसमें तीन पार्ट बना देंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको तीनों के बारे में बताना है। सबसे पहले कि एज़ इट यूटिलिटी किस तरीके से वर्क कर रही है, देन मेंटेनेबिलिटी का क्या काम है, देन पोर्टेबिलिटी का क्या काम है, ठीक है? तो एज़ इट यूटिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी को पहले एक-एक करके समझ लेते हैं। तो आप चाहो सीक्वेंस ऊपर-नीचे रख सकते हो, डज़न्ट मैटर, बोहेम मॉडल में कोई मैटर नहीं करेगा। बट हाँ, मैकॉल मॉडल में सीक्वेंस ऑपरेशन से चालू करना और ट्रांज़िशन को थर्ड बनाना और सेकंड में क्या होगा, फिर रिवीजन होगा। तो ये तो यहाँ पे सीक्वेंस मैकॉल में इम्पोर्टेंट है। अब बोहेम में अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहले चलो देख लेते हैं पोर्टेबिलिटी पे। तो क्या आपका देखो, एक तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी चेक हो रही है यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर जो बना है, उसकी क्वालिटी मैं पोर्टेबिलिटी के हिसाब से चेक करूँगा, है ना? तो क्या इसका मतलब पोर्टेबिलिटी का कि मैं इसको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म में देख पा रहा हूँ कि नहीं? क्या सॉफ्टवेयर चल पा रहा है कि नहीं? पोर्टेबल है कि नहीं? लाइक विंडोज़ में, लाइक मैक ओएस में, तो ये काम है पोर्टेबिलिटी का। कैन इट ऑपरेट अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट और नॉट? ठीक है? ये चीज़ हो जाएगी पोर्टेबिलिटी। एज़ इट यूटिलिटी का काम क्या है? क्या हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं? है ना? यूटिलिटी, ठीक है? समझ में आ रही बात? एक्सटेंड टू व्हिच वी कैन यूज़ अ सॉफ्टवेयर एज़ इज़, ठीक है? तो यू कैन से दैट आप इसको यूटिलिटी कहेंगे। देन जो बच रहा है मेंटेनेबिलिटी, है ना? मेंटेनेबिलिटी मतलब अगर मैं इसमें मॉडिफ़िकेशन कर रहा हूँ, तो वो पार्ट आ जाएगा। मेंटेनेबिलिटी के अंदर हम पूरे सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं इफ़ेक्टिव वे में, वो पार्ट आ जाएगा। तो मेंटेनेबिलिटी के अंदर मॉडिफ़िकेशन आ जाएगा, मॉडिफ़ाइबिलिटी आ जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाएगा एंड टेस्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है? तो ये पार्ट समझ में मेरे ख्याल से आपको आ ही गया होगा। यूटिलिटी के अंदर मैं सॉफ्टवेयर का पूरा यूज़ देख रहा हूँ, रिलायबल है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं, ह्यूमन इंजीनियरिंग हो रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें। पोर्टेबल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मल्टीपल अलग-अलग, है ना? अगर मैं मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स में इसको लेके जाऊँ, लाइक डिफरेंट ओएस में लेके जाऊँ, तो क्या सॉफ्टवेयर रन करेगा कि नहीं, वो चीज़ है। तो डिवाइस से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कि यार एक ही विंडो डिवाइस में ही चलेगा, वही चीज़ हो गई। मैं चाहता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर हर ओएस में चले, हर प्लेटफ़ॉर्म में चले, दैट्स व्हाई यहाँ पे डिवाइस इंडिपेंडेंट की बात होनी है। दूसरा कंप्लीटनेस, ठीक है? यस। देन रिलायबिलिटी मैं तब कहूँगा जब मेरा सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा, जब वो एकदम कंप्लीटली चलेगा, साथ में एक्यूरेसी मेरे को रिज़ल्ट देने वालेगा और कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब सारी चीज़ें सही तरीके से वर्क होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। एफिशिएंसी में डिवाइस की एफिशिएंसी बता सकता हूँ और एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस अगर मैं कर पा रहा हूँ,
तो एफिशिएंट है सॉफ्टवेयर मेरा। ह्यूमन इंजीनियरिंग एट द एंड कम्युनिकेटिवनेस काम कर पा रहा है कि नहीं और एक्सेसिबल है कि नहीं, उसके अंदर ये पॉइंट्स आ जाएँगे। तो आपको इसी तरीके से ये एरो भी बनाते चलने हैं, इसी तरीके से ये लाइन भी ड्रॉ करनी है, ठीक है? इसी तरीके से ये काम भी करना है। टेस्टेबिलिटी में क्या, टेस्टेबिलिटी में तो मेजर बहुत पार्ट आ जाता है। क्या ईज़िली मतलब ऑथराइज़ बंदा ही एक्सेस कर रहा है कि नहीं, अनऑथराइज़ कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर्डनेस देखनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद कम्युनिकेटिवनेस देखनी पड़ेगी, ठीक है? सेल्फ डिस्क्रिप्टिवनेस देखनी पड़ेगी। देन अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी में कंसाइज़नेस देखना पड़ेगा, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव्स देखना पड़ेगा, लीगलिबिलिटी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। मॉडिफिएबिलिटी में देखेंगे कि ये मॉडिफाई होगा कि नहीं, ऑगमेंटेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है? तो ये पार्ट है बोहेम क्वालिटी मॉडल का। तो हम हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स से चालू होंगे। हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे भी 3 आप देखेंगे मेजर, एज इट यूटिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। फिर हम क्या करेंगे, ये तो मेरा हो गया हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक। फिर अगली लेवल कैरेक्टरिस्टिक है इंटरमीडिएट लेवल कैरेक्टरिस्टिक। आप ये लिखते चले जाएँ जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? चलो ऐसा करता हूँ, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या, हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक, फिर है इंटरमीडिएट लेवल कैरेक्टरिस्टिक, फिर है भैया लास्ट में प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। इधर 3 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जो कि हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। इंटरमीडिएट के अंदर ये आ जाएगा रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, ह्यूमन इंजीनियरिंग, टेस्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मॉडिफिएबिलिटी। ये आ जाएगा सब इंटरमीडिएट यहाँ से लेके यहाँ तक। पोर्टेबिलिटी को इंटरमीडिएट मत रखना बिकॉज़ पोर्टेबिलिटी कहाँ आ चुकी है, हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ चुकी है। एट द एंड फिर हम प्रिमिटिव की बात करेंगे। सो प्रिमिटिव में यहाँ से लेके ये सारी चीज़ें, ये क्या कहलाएँगी, प्रिमिटिव कहलाएगी। तो डिटेल मैट्रिक्स लाइक डेटा कंप्लीटनेस, एग्जीक्यूशन टाइम, डिवाइस इंडिपेंडेंस एंड ऑल, सो ये सब पार्ट आ जाता है प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। एंड यही मेरा मेन इंपॉर्टेंट बोहेम क्वालिटी मॉडल है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल तरीके से बोहेम क्वालिटी मॉडल पढ़ा दिया। हाँ, एक और बात है कि यार ये डायग्राम पता होना चाहिए, ऐसी मैकॉल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा क्योंकि मॉडल्स की वर्किंग और मॉडल्स के अंदर क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या-क्या एट्रिब्यूट्स हैं, ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे मेरे भाई। अगर कन्फ्यूज़न करके लिखोगे तो कभी मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स में ये थोड़ा मतलब दिमाग में रखने वाला पॉइंट है। अदरवाइज़ आप मन से भी लिख सकते हो, चलेगा। बट ये पॉइंट्स, ये डायग्राम्स जैसे हाई मैंने बता दिया, हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरमीडिएट लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिर प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा जो कि शायद आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? सो मैं होप कर रहा हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपको एकदम मज़े के समझ में आ रहा होगा। अब अपना क्या-क्या हो चुका है, अपना हो चुका है मैकॉल, अपना हो चुका है बोहेम। अब हम बात करेंगे आईएसओ मॉडल के बारे में। सो अब हम जानेंगे आईएसओ क्वालिटी मॉडल के बारे, ठीक है? अभी तक हमने मैकॉल, बोहेम सब पढ़ लिया, सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं। तो आईएसओ मॉडल जो है वो सेफ्टी कंसर्न के लिए है, सेफ्टी के लिए, ठीक है? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, तो कहीं न कहीं हम सेफ्टी एंड उससे रिलेटेड फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर केस में बात कर रहे होंगे इसकी, तो वो चीज़ है। अब सबसे पहले यहाँ जानेंगे आईएसओ का पूरा नाम क्या है? तो आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स उस हिसाब से बनाई गई है और समटाइम यू कैन से दैट इसका दूसरा नाम ऐसा भी आ सकता है आईएसओ 9126, तो तब भी आपको आईएसओ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल ही बताना है, ठीक है? इसके अंदर मोटा-मोटा ये 6 बात की गई है एक हाई लेवल पे एंड देन फिर उसके अंदर मल्टीपल लेवल्स पे बात करी गई है, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, मल्टीपल एट्रिब्यूट्स के ऊपर बात की गई है। तो हाई लेवल पे क्या है, फंक्शनैलिटी है, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, यूजेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, ठीक है? ये पता होना चाहिए आप लोगों को। एंड दूसरी चीज़, देखो यार, ये जो आईएसओ है ये आज के टाइम पे यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल है, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्या करता है, वैरी करता है। हो सकता है कहीं पे यूजेबिलिटी आपको कहीं पे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, हो सकता है कहीं पे रिलायबिलिटी पे ज़्यादा फोकस हो सकता है कहीं पे फंक्शनैलिटी पे हो रहा हो। तो दिस इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि हर एक प्रोजेक्ट में ये सारे के सारे पॉइंट्स मैट अप मतलब एकदम मीट करने चाहिए। एंड दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, ये सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, ठीक है? क्या पॉइंट समझ में आया? हाँ, तो फंक्शनैलिटी के अंदर हम क्या बताएँगे, सारी चीज़ें लाइक करेक्टनेस वगैरह हो गई, है ना? कि हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न है, वो सही है कि नहीं, तो ये सब आ जाएगा फंक्शनैलिटी के अंदर। तो यहाँ पे सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी,
सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस, तो ये सब आ जाएगा अपना फंक्शनैलिटी के अंदर, ठीक है। देन रिलायबिलिटी, कि मेरा सॉफ्टवेयर रिलायबल है कि नहीं, सब चीज़ सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो रिलायबिलिटी के अंदर मैच्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, रिकवरेबिलिटी, ये सब आ जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंस, रिकवरेबिलिटी एंड कंप्लायंसेस, तो ये सब आ जाएगा रिलायबिलिटी के अंदर। इसके बाद आप यहाँ पे अगला देख सकते हो एफिशिएंसी, कि टाइम के हिसाब से एफिशिएंसी है कि नहीं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एफिशिएंसी के अंदर बता सकते हो। यूजेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड फंक्शनैबिलिटी, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो दिस इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट ये जो टर्म्स हैं, फंक्शनैलिटी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, यूजेबिलिटी हो गई, एफिशिएंसी हो गई, ये तो आप हर एक प्रोजेक्ट में देखोगे ही देखोगे। साथ में पोर्टेबिलिटी भी देखोगे ही देखोगे, अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो, ठीक है। क्या मैं इसका यूज़ कहाँ लेने वाला हूँ, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गई, लर्नेबिलिटी, है ना, कहाँ पे सीखने वाले हैं, कहाँ पे हम अट्रैक्टिवनेस देखने वाले हैं, कहाँ पे हम ऑपरेबली कंप्लायंस, ये तो होना ही है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और मेजर ये सारे पॉइंट्स होते हैं। देन पोर्टेबिलिटी, क्या मैं अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको डिफरेंट डिफरेंट, है ना, ओएस में रन करके देख सकता हूँ कि नहीं, पोर्टेबल है कि नहीं। तो हम सबसे पहले अडेप्टेबिलिटी चेक करी जाएंगी, फिर हम उसको इंस्टॉल करने की एबिलिटी चेक करेंगे, क्या इंस्टॉलेबिलिटी है कि नहीं, इंस्टॉल हो पा रहा है कि नहीं, है ना। फिर उसकी एक्जिस्टेंसी देखी जाएगी, कोएग्जिस्टेंस, देन रिप्लेसेबिलिटी देखी जाएगी, क्या इसको रिप्लेस किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, बिल्कुल यार, ठीक है। देन मेंटेनेबिलिटी में हम क्या देखेंगे, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टेबिलिटी लिखी गई है, मॉड्यूलरिटी नहीं लिखी गई, कोई बात नहीं, रीयूजेबिलिटी नहीं लिखी गई, कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें भी आती हैं मेंटेनेबिलिटी के अंदर, कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मॉडिफ़ाइएबिलिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। बट यहाँ पे सबसे पहले मॉडिफ़ाइएबिलिटी भी होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर को मॉडिफ़ाई करेंगे, तभी हम कह सकेंगे कि मॉडिफ़िलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी दोनों अचीव हो पा रही है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी हो सकती है, टेस्टेबिलिटी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट आईएसओ क्वालिटी मॉडल। कुछ नहीं है भाई, आसान है, सब चीज़ आसान है, बट एक लेवल पे सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एट द एंड जो लास्ट क्वालिटी मॉडल बच रहा है, व्हिच इज़ कॉल्ड फब्स। अब बुक्स में आप फब्स को पहले पढ़ लो, चाहे आईएसओ को पहले पढ़ लो, डज़न्ट मैटर, पढ़ना सभी को है। हाँ, आप लोगों को एग्ज़ाम में ये मॉडल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आजकल फब्स वगैरह डायरेक्टली पूछा जाता है, कई बार आईएसओ भी पूछा जाता है, तो इन शॉर्ट चारों के चारों मॉडल इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चारों ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पढ़ लिया दूसरा गायब, नहीं, चारों पढ़ने हैं, सब आसान है। तो अब हम बात करने वाले हैं एक और क्वालिटी मॉडल की, व्हिच इज़ कॉल्ड फब्स, ठीक है। तो फब्स कुछ नहीं है यार, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अब इसका फुल फॉर्म जो है वो है फंक्शनैलिटी, यू स्टैंड फॉर यूजेबिलिटी, आर स्टैंड फॉर रिलायबिलिटी, पी स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस एंड एस स्टैंड फॉर सपोर्टेबिलिटी। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा। फंक्शनैलिटी अभी हमने बताया था, फंक्शन जो भी फीचर्स हो गए, कैपेबिलिटीज़ हो गई सॉफ्टवेयर की, वो सब आ जाएँगे। देन यूजेबिलिटी क्या होगी? यूजेबिलिटी मतलब कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है, वो हम उसको कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब उसका फ्रंट एंड कैसा है, मतलब इंटरफ़ेस और यू कैन से डिज़ाइन ईज़ी है कि नहीं, यूज़र सैटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं, ईज़िली एक्सेसिबल है कि नहीं, तो वो सब आ जाएगा यूजेबिलिटी के अंदर। देन रिलायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, कि यार रिलायबिलिटी मतलब कि समटाइम्स क्या होता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है, उसमें छोटी-मोटी एरर्स आ जाएँ या छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, तो उसको हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि यार एक एरर आई और सिस्टम फेल हो गया, नहीं। तो एरर रेट्स को मैनेज करना होना चाहिए, मीन टाइम फेलियर संभाल लेना चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह होना, इस तरीके से काम कर जाना चाहिए। अगला क्या है, परफॉर्मेंस, है ना? तो परफॉर्मेंस मतलब रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, थ्रूपुट थ्रूपुट कैसा है ना? नंबर ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम फास्ट है कि नहीं, नंबर ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम, एक टाइम मतलब कुछ एक यूनिट के अंदर कितने आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं थ्रूपुट लगा के, ठीक है। फटाफट रिस्पॉन्स भेज रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया, तो ये सब आ जाएगा परफॉर्मेंस के अंदर। एट द एंड सपोर्टेबिलिटी, कि यार क्या-क्या चीज़ें सपोर्ट कर पा रहे हैं, मेंटेनेबिलिटी हो रही है कि नहीं, अडैप्टेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि सपोर्ट अडॉप्ट करेगा तभी तो ये होगा ना। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे। क्या पॉइंट समझ में आया? क्या बात समझ में आई? तो इसका जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, वो यही हैं। कुछ नहीं है, फॉप्स, डर जाते हैं लोग, नया टर्म समझते हैं, नया टर्म नहीं है।
बहुत ज़्यादा आसान है, ये सब क्वालिटी मॉडल्स के अंदर है। एफ यहाँ पे फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू यहाँ पे यूजेबिलिटी को, आर रिलायबिलिटी को, पी परफॉर्मेंस को, एस सपोर्टेबिलिटी को। जो चीज़ें मैंने बोली उनको बस आपको यहाँ पे बताना ही है। फंक्शनैलिटी सभी को पता ही है कि फंक्शनैलिटी का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। फंक्शनैलिटी का मतलब है कि यार मैं जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी सारे फीचर्स के बारे में बता पा रहा हूँ कि नहीं, है ना? फीचर्स रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि नहीं। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी के अंदर मैं फ्रंट एंड और यू कैन से मैं इंटरफेस डिज़ाइन की बात करूँगा कि मेरा जो भी डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर का या जो यूआई वाला पार्ट है, फ्रंट एंड वाला पार्ट है, वो सैटिस्फाई है कि नहीं, यूज़र सैटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं, यूज़र ईज़िली एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं, उसके ऊपर होगा। देन रिलायबिलिटी, है ना? रिलायबिलिटी का मतलब है कि मैं एरर रेट्स देखूँगा और ईज़िली एरर हो मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना? और फॉल्ट टॉलरेंस देख लूँगा। ठीक है भैया, फॉल्ट टॉलरेंस की बात हो जाएगी। एट द एंड पी जो स्टैंड करेगा वो करेगा परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस मतलब मैं एट द एंड बात करूँगा कि इसका हाई थ्रूपुट है कि नहीं, ठीक है? अगर हाई थ्रूपुट है तो भैया इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। रिस्पॉन्स टाइम देखूँगा कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर भी बात कर लेगा। एट द एंड फॉप्स एस, एस यहाँ पे जो बात करेगा वो बात करेगा सपोर्टेबिलिटी के ऊपर, है ना? क्या मैं ईज़िली अडॉप्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, अडॉप्टेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इसके अंदर आ जाने वाला है। क्या पॉइंट समझ में आए? क्या ये अब अंडरस्टैंडिंग लग गया? अब इसमें कुछ भी रटने लायक बचा है क्या? नहीं यार, सब इसके जो नेम है ना उसके उसी के हिसाब से ही सारी वर्किंग सेट हो रखी है, ठीक है? तो हम लोगों ने ये चारों मॉडल्स क्वालिटी वाले पढ़ लिए हैं और डीपली अंडरस्टैंड कर लिया है। मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को उतना ही मज़े के साथ समझ में आ रहा होगा जितने मज़े के साथ मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा।